दोस्तों अपन रीट या आरडेट से संबंधित साइंस को पढ़ रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। सूक्ष्म जीव वाला कर चुके हैं, रोगों से संबंधित कर चुके हैं। अभी जो पादप वर्ग है उसके 3 टॉपिक दिए हुए थे, प्रकाश संश्लेषण वगैरह, तो वो तो कर लिए हैं अपन ने। पादपों के अंग हैं वो या फिर भाग जो हैं वो भी कर लिए हैं। अभी जो अपना लास्ट जो पादप वर्ग में जो टॉपिक है वो है पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन। अगर आपने पहले वीडियो हमारे नहीं देखे तो इसका जो वीडियोज़ का साइंस के जितने वीडियोज़ हैं रीड से संबंधित उसका लिंक जो है उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप आसानी से उसको देख सकते हो, हमारे सारे वीडियोज़ रीड से संबंधित साइंस के। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक आधा क्वेश्चन इससे मिल ही जाता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्वसन। श्वसन होता क्या है? श्वसन जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति को श्वसन कहते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो सकती है। तो श्वसन को होने के लिए ऑक्सीजन और की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। अगर उपस्थिति नहीं होगी तब भी श्वसन हो जाएगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो भी हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती है और उस स्थिति में श्वसन होता है तो उसको अनऑक्सीश्वसन बोलते हैं, अनऑक्सीश्वसन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि श्वसन में होता क्या है। श्वसन में जो अपना शर्करा है, शर्करा जो है श्वसन में, जिसको ग्लूकोज अपन बोल सकते हैं एक तरीके से, ग्लूकोज जो होता है श्वसन में, ग्लूकोज आपके कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। ग्लूकोज जो है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि पदार्थों में बदलता है। तो किस प्रकार से क्या क्रिया होती है ये देखते हैं। अब श्वसन जो होता है अपना वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है ऑक्सीश्वसन और एक होता है अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस श्वसन में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के अपघटन से ग्लूकोज का अपघटन हो जाता है, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का अपघटन होता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उसी प्रकार अनऑक्सीश्वसन में जो है आपका ग्लूकोज का अपघटन होकर अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी अल्कोहल का निर्माण अनऑक्सीश्वसन में होता है। यानी कि ऑक्सीजन की, अगर ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको अनऑक्सीश्वसन कहते हैं और उसके दौरान अल्कोहल बनता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है जो आपको इस वीडियो में इस पूरे पेज पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि ऑक्सीश्वसन जब होगा तब ग्लूकोज से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तथा जब अनऑक्सीश्वसन होगा तो ग्लूकोज से अल्कोहल का निर्माण होगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखने योग्य बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है इसको देखिए। इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है, यानी कि इसलिए ग्लाइकोलिसिस ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन प्रक्रियाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस है क्या ये देखिए। यह प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल आपको याद रखने योग्य चीज़ है। अगली है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस जब प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज का जो एक अणु है वो 2 पाइरुविक अणुओं में टूट जाता है, याद रखिएगा। और इस प्रक्रिया में 8 एटीपी ऊर्जा अणु प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें 8 एटीपी ऊर्जा 8 एटीपी जो है अपने को प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 8, और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज जो वो 2 पाइरुविक अणुओं में टूट जाता है और 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं इसमें विशेष याद रखने योग्य बात यही है ग्लाइकोलिसिस कि ये कोशिका द्रव्य में होती है। दूसरा, इसमें ग्लूकोज अणु जो है, एक ग्लूकोज अणु 2 पाइरुविक
अम्ल के अणुओं में टूट जाता है और इससे 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस से यही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पूरा बता दिया। अगली चीज़ है अपने पास, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र द्वारा अपघटित होता है। ये अपघटित नहीं, अपघटित है, अपघटित होता है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम जो उत्पाद होता है, अपने को पता है 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। 2 पायरुविक अम्ल के 2 अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु जो है वो ग्लूकोज के अपघटन से बनते हैं। इसके बाद क्रेब्स चक्र में इनका अपघटन हो जाता है। क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है अपने कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया और क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। अब देखिए दोस्तों, क्रेब्स चक्र में कुल 30 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब्स चक्र के दौरान अपने को 30 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि ग्लाइकोलिसिस में 8 प्राप्त होती है, जबकि क्रेब्स चक्र में अपने को 30 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। टोटल अपने को ऑक्सीशोषण में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ऑक्सीशोषण में कुल प्राप्त ऊर्जा कितनी है, तो 38 एटीपी होगी। यानी कि इस प्रकार ऑक्सीशोषण की कुल प्राप्त ऊर्जा 38 एटीपी होती है। 30 एटीपी क्रेब्स चक्र से तथा 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि 8 एटीपी तो प्राप्त होती है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया से और क्रेब्स चक्र से 30 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। टोटल ऑक्सीशोषण में 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं श्वसन गुणांक की। तो निश्चित ताप व दाब पर एक निश्चित भार वाले ऊतक से इकाई समय में विमुक्त CO2 तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को ही श्वसन गुणांक कहते हैं। यानी कि CO2 अनुपात O2 का जो रेशियो होता है यही ऑक्सीशोषण कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन गुणांक को अपन RQ से व्यक्त करते हैं। श्वसन गुणांक को RQ से व्यक्त किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक 1 होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है रीट के एग्जाम में। जब मैं आपको पादपों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा तब इस क्वेश्चन को ज़रूर वहाँ रखूँगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है वो कितना होता है? श्वसन गुणांक होता है 1। वसा का होता है 0.7 से लेकर के 0.75 के बीच और प्रोटीन का होता है 0.78 से 0.79। मौसल पादप जो होता है, मौसल पादप जो होते हैं उनका होता है श्वसन गुणांक 0। कार्बनिक अम्ल के जो श्वसन गुणांक होता है 1 से अधिक होगा इसका। और अवायवीय श्वसन का श्वसन गुणांक जो होता है वो अनंत होता है, क्योंकि CO2/O2 होता है RQ। और दोस्तों O2 एनॉक्सी श्वसन में, अवायवीय श्वसन या एनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसकी वजह से नीचे 0 आएगा। और किसी भी संख्या में अगर अपन 0 का भाग लगाते हैं तो अपना जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है। इसलिए अवायवीय श्वसन में जो है वो आपका श्वसन गुणांक RQ जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, यानी कि अनंत होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्सर्जन जो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो पादपों में जीवों की तरह कोई उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है, अतः इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है। जैसे जीवों में तो उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं और उत्सर्जन तंत्र जो है वो भी अपन पढ़ेंगे। मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों को जो पढ़ेंगे तो उसमें उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में आपको मैं वहाँ बताऊँगा। लेकिन मानव में तो उत्सर्जन अंग यानी जीवों में तो उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें उत्सर्जन अंग नहीं होता है। अतः इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है, बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे होता है? पौधे अपनी संचित ऊर्जा का उपयोग, ज़्यादातर उपयोग जो भी पौधे के पास ऊर्जा सेव रहती है, मतलब जो भी उनके पास इकट्ठी ऊर्जा रहती है, स्टोरेज एनर्जी जो होती है, उसका ज़्यादातर उपयोग जो है यूज़ वो कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और बहुत ही कम जो है मात्रा बचती है उत्सर्जन के लिए। ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट अपने पास, स्थलीय पादपों में रंध्रों द्वारा गैसीय विनिमय होता है। पत्तियों में अपने को पता है रंध्र पाए जाते हैं, उनसे गैसीय विनिमय होता है, जिसके तो उत्सर्जन पत्तियों के रंध्रों द्वारा भी होता है। उत्सर्जन का ये एक प्रकार है। स्थलीय पादपों में रंध्रों द्वारा गैसीय विनिमय होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखने योग्य वह यही है कि एक ADP अणु को ATP में बदला जा सकता है। कैसे?
एक एडीपी अणु को एटीपी अणु में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? तो वो होती है 7.4 किलो कैलोरी। 7.4 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक एडीपी अणु को एक एटीपी ऊर्जा में बदलने के लिए। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं काफ़ी मजबूत और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं रीट की दृष्टि से, और इनसे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो जितने भी पादपों से संबंधित क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं, आरटेट में आए हुए हैं, और भी जो सीटेट वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें मैं रखूँगा ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।